हेलो नीट एस्पिरेंट्स। रैपिड रिवीजन सीरीज में री नीट एग्जाम के लिए हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोग आज देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बेटा इसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवाइज की जाती है बहुत ही रैपिडली, जो कि बहुत कम समय में आप पूरे एनसीईआरटी चैप्टर को रिवाइज कर पाते हो। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा उसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ और साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब जानते हैं सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्री बेसिक टाइप के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। बेटा अमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है? ये स्यूडोपोडिया से बनता है और ये स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं उनकी वजह से बनता है। तो इसमें स्यूडोपोडियल मूवमेंट कहा जाता है, जो कि अमीबा में भी होता है, तो इसको अमीबॉयड मूवमेंट कहा गया है। और इस तरह का स्यूडोपोडिया वाला स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफाज होते हैं वहां पाया जाता है। तो वो अमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। आप देखे होंगे ब्लड कैपिलरीज से कुछ डब्ल्यूबीसी सेल निकल के बाहर आ जाते हैं, इस प्रोसेस को डायपिडेसिस कहा जाता है। तो ये इसी तरह टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। दूसरा है सिलेरी मूवमेंट। बेटा सिलेरी मूवमेंट क्या है कि इट ऑकर इन आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय द सिलेटेड एपिथेलियम such as the passes of ovum through the female reproductive tract। तो ऐसे हॉलो ऑर्गन में सीलिएटेड लाइन होती है जहां पे कोई मूवमेंट कराना होता है, जैसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवम का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे इसकी लाइनिंग सीलेटेड एपिथेलियम होगी। इसके बाद अगर मस्कुलर मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी वजह से लोकोमोशन होता है, यानी बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करती है, जगह बदलती है। इसको हम लोग लोकोमोशन कहा जाता है। वॉलेंट्री मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। और ये बेटा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, और इसमें स्केलेटल मसल्स और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो मस्कुलर मूवमेंट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब बात की जाती है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? लोकोमोशन इज द वॉलेंट्री मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। तो बेटा आप जैसे मान लीजिए एक जगह खड़े हैं, अगर हाथ अपना आप मूव करा रहे हैं तो वो तो बेसिकली मूवमेंट हुआ। लेकिन आप जैसे अपने लेग का मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का मतलब समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मसल्स। अब बेटा मसल्स क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है मेसोडर्मल ओरिजिन का, और ये लगभग 40 से 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट बनाता है। ह्यूमन बॉडी का वेट अगर सपोज दैट 50 किलोग्राम 70 किलोग्राम है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 40 किलोग्राम तक का वेट जो होगा मसल से हो सकता है। मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। एक होता है स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड अपीयरेंस ये थ्री टाइप्स के होते हैं। अब स्केलेटल मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल बेसिकली स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस होते हैं, इसके ऊपर धारियां दिखाई देती हैं। वॉलेंट्री इन नेचर होता है और साथ ही साथ प्राइमरली इन्वॉल्व होता है लोकोमोटरी एक्शन के लिए या चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। मतलब कि इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप लोकोमोशन करते हो, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब बात करें विसरल मसल्स। विसरल मसल जो हॉलो ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर, विसरल ऑर्गन जैसे कि आप गट कह सकते हैं, लंग्स कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स, इन सब के अंदर पाया जाता है। और ये नॉन स्टेटेड होते हैं, स्मूथ होते हैं, और इनकी एक्टिविटी इनवॉलेंट्री होता है। मतलब ये ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वॉलेंट्री नहीं होते हैं। कार्डियक मसल्स, ये बेसिकली मसल्स जो हार्ट का मसल्स होता है, मायोकार्डियल वाला पार्ट वहां पे पाए जाते हैं, उसी मतलब कार्डियक मसल से वो बनता है। ये ब्रांचिंग पैटर्न शो करते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। इसीलिए कार्डियक मसल को कहा जा गया है कि स्ट्रक्चर वाइज देखने में स्केलेटल मसल की तरह होते हैं, लेकिन फंक्शनली ये स्मूथ मसल की तरह बिहेव करते हैं, यानी एक रेगुलेट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। अब इसमें कह रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर, मसल्स बंडल और fasciculus हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। अब जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बहुत बेटा वो बंडल में अरेंज होते हैं, और इस तरह से जो बंडल्स होते हैं उनको fasciculus कहा जाता है। और इस तरह से बहुत सारे फेसिकुलाई आपस में कनेक्टेड होते हैं कोलेजिनस सीट से, यानी कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको फेसिया कहा जाता है। अब जब मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा इंक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म एंड द सिंसियम इज कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो बेटा अगर एक मसल फाइबर की बात करें तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको सार्कोलेमा कहा जाता है, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होते हैं जिसको सिंसियम कहा गया है।
और साथ ही साथ अगर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर तो सार्कोसोम कह सकते हो। और इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो कह रहा है कि नेक्स्ट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज स्टोर कैल्शियम आयन। अब मसल्स फाइबर के अंदर जो एसआर और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वही कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं। अब इस मसल फाइबर यानी जो इसका साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल कंटेन टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन देन थिन एक्टिन फिलामेंट एंड थिक मायोसिन फिलामेंट। तो इसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे पतले पतले थिन फिलामेंट है, कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट दैट इज कॉल्ड, जो बने होते हैं एक्टिन जो कि पतले फिलामेंट्स हैं, और मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट होते हैं। अब कह रहा है द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन और कॉल्ड आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, वेयर द डार्क बैंड कंटेन मायोसिन एंड इज कॉल्ड ए बैंड। अब बेटा इस मायोफाइब्रिल के ऊपर अल्टरनेट बैंडिंग्स होती हैं, मतलब बहुत सारी धारियां दिखाई जाती हैं, जो कि लाइट बैंड को हम लोग आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। और इसी तरह से जो डार्क बैंड होता है उसको हम लोग ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है, जो कि मायोसिन में होता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि फंक्शनल यूनिट क्या है। तो बेटा देखा गया है कि इसमें दो आई बैंड के जो आई बैंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग जेड लाइन कहते हैं। बेटा जेड लाइन क्या है, इसको क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहा गया है। ए बैंड के सेंटर में होता है, और दो जेड लाइन के बीच का जो दूरी होता है बेटा उसको हम लोग सार्कोमियर कहते हैं, जो कि मसल्स का कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है। तो सार्कोमियर में हाफ आई बैंड हो जाता है, एक ए बैंड हो जाता है, और प्लस हाफ आई बैंड हो जाता है। बाकी आप डिटेल में इसको पढ़े होंगे, हम तो केवल एनसीईआरटी की पूरे एक एक लाइन रिवाइज कर रहे हैं। बाकी इसके जो साल भर आपने प्रिपरेशन किया है क्लास में तो डिटेल में इसको पढ़ाया गया होगा। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ है। देखो एक्टिन फिलामेंट जो थिन फिलामेंट था वो बेसिकली तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक एफ एक्टिन होता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन होता है, तीसरा ट्रोपोनिन होता है बेटा। तो सबसे पहले एफ एक्टिन की बात की जाए तो each actin filament is made up of two F actin helically wound to each other, where the each F actin is a polymer of monomeric G। देखिए मैं एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बेटा बना हुआ है। जो एफ एक्टिन होता है फिलामेंट एक्टिन, वो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन से बना होता है, इसको ग्लोबुलर प्रोटीन या जी प्रोटीन कहा जाता है। और इससे बहुत सारे ये मोनोमरिक यूनिट होते हैं जो एक लंबी चेन बनाते हैं, और ये दो चेन हेलिकली बाउंड होते हैं ईच अदर से। ठीक है। अब टू फिलामेंट जो होते हैं, जो फिलामेंट्स हैं, वो साथ ही साथ जुड़े होते हैं एक अनदर प्रोटीन से, इसको ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये रन करता है लॉन्ग द एफ एक्टिन थ्रू आउट देयर लेंथ। ठीक है। अब एक और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसको ट्रोपोनिन कहते हैं बेटा। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रोपोमायोसिन पे। और ये जो एफ एक्टिन था जिसमें जो ग्लोबुलर प्रोटीन थे, उसमें जगह जगह एडीपी मॉलिक्यूल होते हैं जिसको एक्टिव साइट कहा जाता है। तो रेस्टिंग कंडीशन में ये सारे एक्टिव साइट्स को ये जो ट्रोपोनिन होते हैं वो इसको मास्क किए रहते हैं, कवर किए रहते हैं। ठीक है। तो ईच, अब यहाँ पे कह रहा है ट्रोपोनिन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन distributed at regular interval on tropomyosin, masking the active binding site for myosin on the actin filament। अब बेटा आपको पता है कि मायोसिन हेड जो होता है वो एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स होते हैं वहां पे जाके अट्रैक्ट करता है और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो रेस्टिंग कंडीशन में ये सारे एक्टिव साइट्स कवर्ड होते हैं, और इसकी वजह से ये मायोसिन हेड उस पर अटैक नहीं कर पाता। तो किससे कवर्ड होंगे, तो आप कह सकते हो ट्रोपोनिन से। अब ट्रोपोनिन तीन तरह की होती है। ट्रोपोनिन आई जो कि एफ एक्टिन से जुड़ा होता है, ट्रोपोनिन टी जो कि ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है, और ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम आयन से एफिनिटी होती है। जब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेंगे तो ये जाके उससे बाइंड हो जाता है, और इसके बाद उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं जो ट्रोपोमायोसिन को डीअटैच करता है, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो हट जाते हैं, जिसकी वजह से मायोसिन हेड उस पर जाके जुड़ता है। तो पूरा मैकेनिज्म है। अब बेटा बात करेंगे मायोसिन की, जो कि थिक फिलामेंट है। ये भी पॉलीमराइज प्रोटीन ये बने होते हैं बहुत सारे मोनोमरिक प्रोटीन से, इसको मीरोमायोसिन कहा गया है। मीरोमायोसिन के बेटा दो पार्ट होते हैं, ग्लोबुलर हेड एंड ए शॉर्ट आर्म कॉल्ड। तो जो ग्लोबुलर हेड होता है वो बेटा हैवी मीरोमायोसिन से बना होता है, और जो टेल वाला पार्ट है वो लाइट मीरोमायोसिन से बना होता है। अब जो ग्लोबुलर हेड होते हैं बेटा उसमें दो साइट होती है, एक एटीपेज इंजाइम उसके अंदर होता है जो एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं, और दूसरा वहां पे
एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है जो कि जो पार्ट जा करके एक्टिन वाले पार्ट से एक्टिव साइट से जुड़ता है। तो इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें भी आप देखेंगे कैसे दो हेलिकली बाउंड होते हैं। ये जो ऊपर प्रोजेक्टेड होता है ग्लोबुलर हेड, उसको क्रॉस आर्म कहा जाता है। A mechanism of muscular contraction. The mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory, which stated that contraction take place by the sliding of thin filament over the thick filament. तो बेटा इसको हक्सले एंड हक्सले ने दिया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें कहा जाता है थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर, जैसे कि इसमें जो एक्टिन फिलामेंट है स्लाइड ओवर मायोसिन, और इस तरह से ये इसको रैचेट थ्योरी भी कहते हैं, वॉकिंग अलोंग थ्योरी भी कहा गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक फिलामेंट मतलब पतली फिलामेंट मोटी वाली फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करती है। कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होता है बेटा? सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व के थ्रू मैसेज आता है। ठीक है, अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber कनेक्टेड टू इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोटर यूनिट। अब जो बेटा जो मोटर नर्व्स होते हैं वो सार्कोलेमा यानी मसल फाइबर जो होते हैं उसमें जगह जगह जुड़े होते हैं, और ये जो जंक्शन होता है इसको मोटर इंडप्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैसेज ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आते हैं, और फिर वहां पे जो वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं उससे ये जो इस तरह के जो केमिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर है वो वहां पे जुड़ते हैं, और जुड़ने से फिर क्या होता है बेटा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा के ऊपर स्प्रेड करता है, जिससे कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा वहां पे दो तरह के टिब्यूल्स होते हैं, एक एल टिब्यूल और एक दूसरा होता है टी टिब्यूल्स। तो एल टिब्यूल जो होते हैं जिसको लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स कहते हैं, और टी टिब्यूल्स को ट्रांसवर्स टिब्यूल कहते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले इस मैसेज को जो ट्रांसवर्स टिब्यूल्स है वो रिसीव करके एल टिब्यूल्स के पास भेज देते हैं, और एल टिब्यूल तुरंत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि वो कैल्शियम फिर ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाता है, और ट्रोपोनिन सी में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से वो ट्रोपोमायोसिन को डीअटैच करता है, जिससे कि एक्टिव साइट्स अनकवर्ड हो जाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। अब इसके बाद मायोसिन हेड में क्या होगा वो बताएंगे, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी में क्या लिखा उसको भी देखते चले। The junction between the motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber is called neuromuscular junction। तो बेटा अभी हमने आपको बताया कि इसको मोटर इंड प्लेट भी कहा जाता है। The release of acetylcholine at neuromuscular junction generate an action potential in the sarcolemma। तो सार्कोलेमा पे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। The action potential is spread through the muscle fiber and cause release of calcium ion from sarcoplasmic reticulum into sarcoplasm। तो अभी हमने बताया बेटा जो एल ट्यूब्यूल है वो कैल्शियम आयन रिलीज करने लगता है एक्शन पोटेंशियल रिसीव करने के बाद। अब कैल्शियम बाइंड विद द सब यूनिट ट्रोपोनिन एंड ऑन एक्टिन फिलामेंट रिमूविंग द मास्क ऑफ एक्टिव साइट। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे ट्रोपोनिन सी जो होते हैं कैल्शियम से बाइंड हो जाते हैं, और इसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन क्या करता है एक्टिव साइट्स को अनकवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से मायोसिन अब जाके उस पर अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले बेटा मायोसिन हेड के अंदर एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है, जिसको एटीपेज क्या करता है मतलब एटीपी को क्लीव करेगा तो फॉस्फेट और एडीपी बनेंगे, जिसकी वजह से मायोसिन हेड जो होता है अब वो एक्टिव साइट के पास जाता है, क्योंकि वहां पे पहले से एडीपी मॉलिक्यूल है और मायोसिन हेड के पास फॉस्फेट है। तो इसकी वजह से मायोसिन हेड एक्टिव साइट से जाके जुड़ जाता है, और जुड़ने से एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनती है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि मायोसिन हेड टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। और ऐसा होने से बेटा जो दो जेड लाइन है जो कि आई बैंड के सेंटर में था वो दोनों नजदीक आते हैं, जिससे कि सार्कोमियर शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसी को मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइजेज। तो बेटा क्रॉस ब्रिज टर्म क्या होता है, जब मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़ जाता है तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनाता है, और इस प्रोसेस में एटीपी यूज होती है क्योंकि एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन इज पुल इनवर्ड। अब क्या होता है बेटा, चूंकि इसी जेड लाइन से एक्टिन पतले वाले फिलामेंट जुड़े होते हैं, अब पतले वाले फिलामेंट जब मोटे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं
तो दोनों जेड लाइन एक दूसरे के नजदीक आता है, जिससे कि सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग होती है। द आई बैंड गेट रिड्यूस, अब इसकी वजह से बेटा आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, वेयर द ए बैंड रिटेन द सेम लेंथ। बेटा ए बैंड मायोसिन से बना होता है और इसका लेंथ शॉर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो एक्टिन की जो शॉर्टनिंग होगी बट मायोसिन की शॉर्टनिंग नहीं होती है। Repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen causing fatigue। तो क्या होता है बेटा, जब लगातार कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा और वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाएगी। लैक्टिक एसिड बन जाने से मसल्स में फटीग हो जाएगा, मसल्स में थकावट आ जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेक नहीं हो पाएंगे। जब आप बहुत तेजी से दौड़ जाते हैं तो मसल्स थक जाती है। क्यों थक जाती है बेटा? क्योंकि वहां पे एनारोबिक रिस्पिरेशन होने से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है और लैक्टिक एसिड से एनर्जी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है और आप थक जाते हैं। फिर जैसे आप थोड़ा देर बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो ये सारी लैक्टिक एसिड कोरी साइकिल के थ्रू फिर वापस चेंज हो जाती है पायरुविक एसिड में और फिर आपको उससे एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, जिससे मसल नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ पे बेटा 12th हेडिंग कह रहा है कि हाउ मेनी फाइबर, रेड फाइबर्स जो कि एरोबिक मसल्स में होते हैं, इसके अंदर हाई हाई मायोग्लोबिन्स होते हैं और साथ ही साथ खूब ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रियल एंजाइम की वजह से ये फाइबर रेड कलर के दिखाई देते हैं। बट याद रखना, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं। इसी तरह जो व्हाइट फाइबर होते हैं उससे मायोग्लोबिन कम होता है, लेकिन हाई अमाउंट पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एरोबिक मसल रेड होते हैं और एनएरोबिक वाले मसल व्हाइट फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात किया गया है। द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेज डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बॉडी का प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको एक्सियल इंडोस्केलेटन कहते हैं और जो लेटरल पार्ट होता है उसको एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। बेटा वैसे तो देखा जाए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 270 बोन्स होती है, लेकिन बाद में वो सारे बोन फ्यूज करने लगते हैं और इस तरह नॉर्मल एक पर्सन में देखा जाए तो 206 बोन विजिबल होती हैं। इस 206 में एक्सियल वाले में आप देखोगे तो 126 बोन होगी और इसी तरह से अपेंडिकुलर वाले में नहीं, एक्सियल वाले में 80 बोन्स होंगी और अपेंडिकुलर वाले में 126 बोन होंगी। तो टोटल आप देखोगे तो मिला के 206 बोन हो जाएंगी। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती है, जिसके अंदर स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, स्टर्नम्स आते हैं और रिब्स आते हैं। और देखो बेटा यहाँ पे एक बात की गई है कि ह्यूमन का जो स्कल है डाइकोंडाइलिक है। बेटा इसका क्या मतलब होता है? बेटा स्कल बोन में एक बोन होती है पीछे की तरफ जिसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। उसमें दो प्रोसेस निकला होता है जिसको ऑक्सीपिटल कोंडाइल कहा गया है। ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन है, इसका नाम एटलस, उससे आर्टिकुलेट करती है और जिसकी वजह से आप हेड का पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते हो, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। तो ऐसे स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं, जिसमें दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल हो। और जिसमें अगर सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल होगा उसको मोनोकोंडाइलिक स्कल कहेंगे, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है। बट ह्यूमन में या फ्रॉग में अगर आप पूछा जाए किस है तो आप कहेंगे डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब बेटा इसमें एक बात और है कि जो क्रेनियम बोन होती है, जिसको क्रेनियम, व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर आपका ब्रेन होता है उसको क्रेनियम कहते हैं। और इसमें टोटल 8 बोन होती है। और स्कल जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, क्रेनियम और फेस। और फेस में इसमें 14 बोन होता है, क्रेनियम में 8 बोन होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 22 बोन हो गए करीब। अब इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम की बात की जाए तो एडल्ट में लगभग 26 वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स दिखाई देती हैं वर्टिब्री। जबकि अगर आप ऐसे देखेंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो 33 बोन्स होंगी। ठीक है, अब इसमें जो 26 बोन है उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। सभी मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, चाहे वो जिराफ हो, चाहे रैट हो, चाहे ह्यूमन है, सभी के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। एक दो एक्सेप्शन है, जैसे सी काऊ पानी में रहती है उसमें 6 वर्टिब्री होती है। और इसी तरह कुछ स्लॉथ्स हैं जिसमें 6 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। ठीक है, बाकी थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है, लंबर में 5, सैक्रल एक होता है, पहले 5 था, अब फ्यूज होके एक रह गया। इसी तरह कॉक्सिजियल जो टेल वर्टिब्री है पहले 4 थी अब एक रह गई। तो इस तरह से टोटल 26 वर्टिब्री होगी।
फर्स्ट वर्टिब्री को एटलस कहा जाता है, जिसपे ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आके आर्टिकुलेट करता है। इसके अलावा सेकंड वाले को एक्सिस कहते हैं, जिसमें एक प्रोसेस होता है, इसको ओडेंटोइड प्रोसेस भी कहा जाता है। अब अगर बात करें थोरैसिक वर्टिब्री में, तो टोटल 12 वर्टिब्री होती है, और इसी 12 वर्टिब्री में थोरैसिक में जो रिब्स होते हैं वो आके 12 पेयर रिब्स आकर के इससे जुड़ते हैं। अब बेटा रिब जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 1 to 7 जो होते हैं उसको ट्रू रिब्स कहा गया है, जो कि बाइसिफेलिक रिब्स होते हैं, उसके 2 हेड होते हैं, और ये दोनों हेड वर्टिब्रल कॉलम से आके वर्टिब्री से जुड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 7 पेयर जो रिब्स है उसको ट्रू रिब कहा गया है। इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब कहते हैं। इसको हम लोग जो फर्स्ट वाली होती है, फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स है। इसके बाद से अगर फॉल्स रिब की बात की जाए तो 8, 9, 10th पेयर होते हैं। इसको हम लोग फॉल्स रिब या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब कहा जाता है। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब का मतलब क्या होता है कि इसका एक पार्ट वर्टिब्री से जुड़ेगा, और दूसरा पार्ट जो होता है, जो 7th वर्टिब्री होती है, उसके कॉन्ड्रल पार्ट से आके जुड़ जाता है 8, 9, 10th के। और इसके अलावा जो 11, 12th पेयर रिब्स होती हैं बेटा, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, या इसको वर्टिब्रल रिब भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एक एंड केवल वर्टिब्री से जुड़ पाता है, दूसरा एंड फ्री रहता है। ये बेसिकली बेसिकली प्रोटेक्टिव रिब्स होती हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की जाए बेटा, तो इसमें बोन्स, इसमें लिम्स और साथ ही साथ गर्डिल की बोन आएंगी। लिम्स की बात की जाए तो फोर लिम्ब में 30 बोन होंगे, और इसी तरह हाइंड लिम्ब में भी 30 बोन होंगे। फोर लिम्ब की जो 30 बोन है, उसमें अपर आर्म की ह्यूमरस होगी, लोअर आर्म में रेडियस और अल्ना होंगे। और अगर रिस्ट बोन में आप जाएं तो कार्पल बोन होती है, जिसमें 4+4 यानी 2 लेयर होता है, पहले लेयर में 4, दूसरे में 4। इसके बाद मेटाकार्पल में 5 बोन्स होती हैं, जो कि पाम बनाता है। उसके बाद फैलेंजेस होती है, जो कि डिजिट्स बनाती है। अब उसमें पहले में 2, फिर दूसरे में 3, फिर 3, फिर 3+3, तो इस तरह 14 जो है वो फैलेंजेस हैं, जो कि डिजिट्स बनाते हैं। तो सबको जोड़ देंगे इस तरह, तो 30 बोन आएगा बेटा। इसी तरह से अगर हाइंड लिम्ब की बात की जाए तो इसमें भी 30 बोन होते हैं। जो पहले लॉन्गेस्ट बोन है उसको फीमर कहेंगे। इसके बाद आएगा टीबियो एंड फिबुला। उसके बाद एंकिल बोन में बेटा 3+4 बोन होती है, ध्यान रखना, पहले रो में 3 और दूसरे में 4। उसके बाद मेटाटार्सल आएगा। मेटाटार्सल 5 बोन्स होती है। और पैर की जो डिजिट्स होती हैं, फैलेंजेस, वो टोज बनाती हैं। उसमें ही पहले में 2, दूसरे में 3, फिर तीसरे में 3, चौथे में 3, और लास्ट वाले में 3। तो इस तरह 14 ये हो गई। अब यहाँ पे बेटा टोटल जोड़ोगे तो 29 आ रहा है, जबकि 30 हमने बताया था। तो एक बोन वो है जो नी कैप बनाता है, इसको पटेला कहते हैं। तो टोटल जोड़ दोगे तो ये भी 30 हो गया। तो 30 30 मिला के 60 बोन हो गए, और दोनों साइड में 60 60 120 हो गया। अब 4 बोन और कौन सी है बेटा, तो इसमें पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल की बात की जाएगी। पेक्टोरल गर्डिल को शोल्डर गर्डिल भी कहते हैं। इसमें एक बोन होती है, इसको स्कैपुला कहा जाता है। और साथ ही साथ एक शोल्डर गर्डिल में जो दूसरा कॉलर बोन है, जिसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं, कॉलर बोन, तो वो भी पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है। स्कैपुला बेटा ट्रायंगुलर फ्लैट बोन थी, ध्यान रखना। और इसका कॉलर बोन जो होती है वो सिलेंड्रिकल बोन एफ शेप की होती है। पेल्विक गर्डिल की बात की जाए तो 2 कॉक्सल बोन होते हैं, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, प्यूबिक, ईशियम एंड इलियम एंड ईशियम। इसमें ये तीनों बोन फ्यूज कर जाती हैं, और इस तरह से एक कॉक्सा बनाते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। और ये बेटा ध्यान रखना कि हिप गर्डिल में एस्टाबुलम कैविटी होती है, जिसमें हेड ऑफ फीमर आके आर्टिकुलेट करेगा। और इसको हम लोग ये जो एक तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ह्यूमरस केस में शोल्डर गर्डिल में जो वहां पे कैविटी थी, इसको हम लोग डेल्टॉइड, वहां पे ध्यान रखना बेटा, वहां पे जो अपर हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, वो आकर के किससे जुड़ेगा, स्कैपुला से। और वहां भी इस तरह का फ्री जॉइंट्स होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी वजह से वो फ्री रोटेशन हैंड का कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप हो गया। अब लास्ट में इसमें एक हेडिंग बेटा, ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होता है, जब फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट एंड आर सीन। देखो बेटा ज्वाइंट 3 कैटेगरी में होता है। एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट वो ज्वाइंट है जिस ज्वाइंट के बीच में स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर होते हैं, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, और आप वो फिक्स ज्वाइंट होते हैं। और इसकी वजह से उसको हम लोग सिनार्थ्रोसिस भी कहते हैं, जैसे स्कल ज्वाइंट। अब स्कल के अंदर जो बोन्स होते हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप टीथ की बात करें तो आपके जा में जो ज्वाइंट्स होते हैं,
वो भी एक फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। दूसरा टाइप है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। उसमें क्या होता है कि जो एक जो रिब्स की बोन है वो जुड़ते हैं स्टर्नम से, तो उनके बीच में हाइलाइन कार्टिलेज होता है, जिससे कि स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इसको एम्फिआर्थ्रोसिस कहते हैं। और इस तरह का ज्वाइंट दो वर्टिब्री के बीच में भी हो सकते हैं बेटा। और इसी तरह का जो तीसरा टाइप का ज्वाइंट है, जिसको हम लोग टू ज्वाइंट्स कहते हैं या साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, इस तरह के ज्वाइंट्स के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है, जिसकी वजह से वन या एक से अधिक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब इसके बहुत सारे सब टाइप है, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें एक बोन का हेड बॉल की तरह दूसरे बोन के ज्वाइंट में सॉकेट में आर्टिकुलेट करता है, जिससे फ्री मूवमेंट होता है एक से मैनी डायरेक्शन में। जैसे कि आप हैंड का मूवमेंट कह सकते हैं या लेग का मूवमेंट, जो हिप ज्वाइंट है वहां पे मूवमेंट होता है। इसके अलावा एक होता है आपका हिंज ज्वाइंट, जिसको हम लोग नी ज्वाइंट भी कहते हैं। और इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, दो दो फैलेंजेस के बीच में भी इसी तरह का ज्वाइंट होता है। ये एक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। पाइवेट ज्वाइंट क्या होता है? एटलस और एक्सिस बोन के बीच में होता है, और इससे हेड का साइड वे मूवमेंट आप कर पाते हो। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? दो बोन के बीच में हल्की सी स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, जैसे कार्पल बोन के बीच हो सकता है या टार्सल बोन के बीच हो सकता है। इसी तरह सैडल ज्वाइंट क्या होता है? सैडल ज्वाइंट बेटा क्या है कि जो कार्पल और मेटाकार्पल और थंब के बीच में होता है, और ये भी एक तरह का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है जो फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बेटा इस तरह के डिफरेंट टाइप के साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में आप देखें। अब जो लास्ट हेडिंग है वो मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर है। इसमें सबसे पहले मायस्थीनिया ग्रेविस है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें बेटा क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होते हैं उस पे एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो एंटीबॉडी जाके सारे रिसेप्टर को मास्क कर देते हैं, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आ पाता, और उसकी वजह से मसल्स के अंदर मैसेज नहीं पहुंच पाते हैं। मसल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, मसल्स में टोन कम हो जाते हैं, हाइपोटोनिया होती है, मसल्स वीकनेस होता है, पैरालिसिस हो जाती है, और स्केलेटल मसल में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा इसी में एक डिसऑर्डर है बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, डोमिनेंट जीन म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से मसल्स में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। और इसमें करीब 20-25 साल के बाद पर्सन उठ बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता है, और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सारे मसल डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। तीसरा एक डिसऑर्डर टिटेनी के बारे में बताया गया। टिटनी क्या होता है? टिटनस नाम सुने होंगे आप। ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मसल जो होते हैं सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, रिलैक्स नहीं हो पाती। और इसका रीजन क्या है? जैसे लो कैल्शियम, अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम लो हो जाए तो उसकी वजह से टिटनी हो जाता है, मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती, स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती। आर्थराइटिस के बारे में सुने होंगे। आर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। किसी भी ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आर्थराइटिस कहते हैं। ये बेटा दो तरह का होता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ओल्ड एज में होता है, जो हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज घिस जाती हैं उसकी वजह से। और दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। उसमें आईजीएम एंटीबॉडीज बन जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये इसमें करेक्टराइज है कि बोन मास कम हो जाते हैं, और इसमें फ्रैक्चर का चांस हो जाता है। फीमेल में कहा गया है मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से भी हो जाता है, और ओल्ड एज में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। लास्ट में गाउट के बारे में गाउट क्या होता है? गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, वो ज्वाइंट्स के बीच में आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है ज्वाइंट्स में, और हाथ पैर का मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से बेटा आपने देखा लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था। और इसमें हमने इसका पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी का रिवाइज कर दिया आपका बहुत ही कम समय में। और आपका पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई, तो आप इसके अब एमसीक्यू और पीवाईक्यू कर सकते हैं। तो अब इसी सीरीज जारी रहेगी रैपिड रिवीजन वाली, और एनसीईआरटी के मोस्टली सारे चैप्टर्स हम रिवाइज कर देंगे, और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट हिडन लाइंस वाले पीसीक्यू, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज चला रहे हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, तो उससे रिलेटेड हम उस पर जरूर फॉलो करेंगे, और उसमें अगर कुछ चेंजेस की जरूरत होगी तो उसको भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगेगा, और जरूर आप इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।